मिलके सबने जो नारा दिया, मिलके सबने जो नारा दिया, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। मिलके सबने जो नारा दिया, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। और ये शेर मैं साहब की नजर कर रहा हूँ, प्यारा शेर समाज करेंगे। राय बाए को चरमन बना, चल की शौचा नगर को सजा। इस भाई को चरमन बना, चल की शौचा नगर को सजा। राय बाए को चरमन बना, चल की शौचा नगर को सजा। बात हक की जो कहता रहा, बात हक की जो कहता रहा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। बात हक की जो कहता रहा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। लड़की लड़का व्यवहार जो लगा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। आपकी जनता की है ये पुकार, राय भाई चलो अब की मार। आपकी जनता की है ये पुकार, राय भाई चलो अब की बार। आपकी जनता की है ये पुकार, राय भाई चलो अब की बार। फैसला है ये आवाम का, फैसला है ये आवाम का, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। फैसला है ये आवाम का, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। और इस गीत का खूबसूरत शेर, आखिरी शेर मैं अहले महफिल के लिए कर रहा हूँ समाज के दुआओं के साथ। कि वादा करके मुकर जाना भे, रईस भाई की फितरत नहीं। वादा करके मुकर जाना भी, रईस भाई की फितरत नहीं। वादा करके मुकर जाना भी, रईस भाई की फितरत नहीं। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर कहा, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर कहा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर कहा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। लड़की लड़का पे मोहर लगा, ऐसा चरमन मिलेगा कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अभी तक चेयरमैन की तारीफ और गीत इलेक्शन का सुन रहे थे। आप और हमारे बीच माननीय रईस अहमद नेताजी आ चुके हैं और आप लोग बेटा इधर आ जाओ सामने, है ना। बेहतर होगा कि सामने आके देखें और सुनें। ये हमारे मंच पर बैठे हुए रईस अहमद नेता सिद्दीकी मासूम अली बड़े भाई साहब, हाजी अशफाक साहब, ये निज़ाम बाबा खादिम आस्ताना, फिर उसके बाद ये महफूज भाई, फिर ये इरफान बाबा, सभी लोग यहाँ बैठे हैं। एडवोकेट जनाब नूरुलैन साहब भी हैं। ये नगर पंचायत अशरफपुर कछलछा का चुनाव आवा, ये आ गया और रईस अहमद साहब इलेक्शन लड़ने में बिल्कुल
दूरी थी कि हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने इनको तैयार किया। बतौर ख़ास निज़ामुद्दीनपुर की आवाम ने कहा, जोर दिया, तब ये बहरहाल कैसे कैसे तैयार हुए कि ठीक है हम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंच के सामने आ चुके हैं, इलेक्शन की तैयारी में है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये आए हैं, हम और आप मिल के भरपूर अपनी फुल ताकत से, जैसा कि इसके पहले 15 साल हमने माननीय चंद्रभान यादव को चेयरमैन बनाया नगर पंचायत का, फिर 3 इलेक्शन सैयद गौस हजरत को दिया, इसी महल्ले में दिया, बिल्कुल एक आवाज़ होकर मोहर लगाई और चेयरमैन बने। 15 साल का ज़माना बिताया। मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि आज हमारे बीच रईस अहमद नेता साहब आए हैं। सबको देखा है 30 साल, रईस नेता को देखो अब की बार, बार बार तो देख लिया, एक बार इनको भी देखो। और किसने क्या किया है ये खुली किताब है आप सबके सामने। हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि चंद्रभान यादव ने क्या किया क्या नहीं किया। देखते हैं। मैं ये कहता हूँ पूरी आवाज़ से कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ निज़ामुद्दीनपुर का कि जो मेरे घर नाली नहीं, मैंने अपना मकान बेचा और छोड़ दिया। 15 साल चेयरमैन थे ये माननीय चंद्रभान यादव साहब और सभासद उस्मान भाई थे। हमारे घर की नाली नहीं बनी, सभी जानते हो कि मैंने घर को बेचा और जाके बाग में ज़मीन खरीदी। 18 साल वहाँ का ज़माना बीत गया, वहाँ रहते रहते 18 साल हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 15 साल की चेयरमैनी इन्होंने निभाई और ये कहते थे कि निज़ामुद्दीनपुर हमारा दिल है। उसी दिल के अंदर शकील मिस्त्री भी रहता है। एक नाली नहीं बनी। एक दिन मैंने कहा कि अरे हजरत हमारे घर पे तो भाई नाली है नहीं, अगर बनवा दे तो बेहतर होगा। सारा पानी नल का और लेटरिन का सब घर ही में रहता है। यहाँ गवाह भी है, ज़करिया हमारे साथ था, उन्होंने वादा किया कि इंशाअल्लाह कल, 1.5 साल का ज़माना बीत गया, अभी कल नहीं हुआ है। और बाकी बातें आप सबके सामने हैं। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा, आपने चैलेंज करके कहा कि इस कब्रिस्तान का मैं मालिक कुल हूँ। किसने बनाया? कोई जानता नहीं है किसने बनाया। ये कब्रिस्तान के मुतवल्ली हुए 2003 में, किसने बनाया किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। तो सबकी हर किताब और जितनी तारीख है वो आप सबके सामने है, आप देख सकते हैं। आपने देखा तो सबको देखा है। एक बार रईस अहमद साहब को आप देखें, ना तो किसी को लिया है, ना किसी का खाया है, ना किसी को गाली दी है कोई तारीफ कि निज़ामुद्दीनपुर के अंदर रईस नेता आया हो और किसी को गाली दे के गया हो या किसी का बुरा किया हो। हाँ, ये देखा है कि इसी निज़ामुद्दीनपुर में 20 लोग के साथ इसने क्या किया है हर कोई जानता है। कहने की बात नहीं है, माइक में कहने की बात नहीं, हर कोई जानता है। और ना ही कोई मुकदमा है। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। तो मेरे भाई, अगर आपके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी आया है कि न किसी का लिया है, न किसी का खाया है, न किसी का दबाया है, तो हमारे आपके बीच आया है, आप पूरी ताकत से रईस अहमद नेता का आप साथ दें। आने वाली 11 तारीख को अपना कीमती मुहर लड़की लड़का के निशान पर लगाकर रईस अहमद नेता को विजयी बनाए। अब हाज़रीन महफिल, आज की ये सियासी सभा का संचालन अब्दुल मजीद अंसारी एडवोकेट के साहबजादे मोहम्मद इब्राहिम उर्फ सुफियान साहब करेंगे। उन्हीं के संचालन में ये सभा का संबोधन होगा। आप लोग पूरी तरीके से उनको सुनें और सभा को सब कामयाब बनाएं। माइक पर सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। फिर वही एक कोशिश सिर्फ ज़िंदा रहने की, फिर वही एक कोशिश सिर्फ ज़िंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो।
और सब फिर वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रईस नेता के सपोर्टरों, जी मत भारी किया करो। रईस नेता के सपोर्टरों, जी मत भारी किया करो, क्योंकि नगर पालिका की, नगर पंचायत किछौछा के इतिहास में पहली बार अगर कोई संकल्प पत्र लेकर आया है तो रईस भाई लेकर आए हैं। इस समय अगर बदलाव का डंका बजा रहा है, अगर कोई क्षमता दिखा रहा है, अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो वो रईस भाई के अंदर है, कि जो इस बार चेयरमैनशिप में मात देकर चेयरमैन बनने का दावेदार पेश कर रहे हैं। उस संकल्प पत्र में क्या है, क्या क्या बातें हैं, उसी सब चीज़ों को बताने के लिए मैं एडवोकेट नूरुलैन साहब को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और बेबाकी के साथ उस संकल्प पत्र के साथ साथ अपने तासुरात को भी बयान करें। माइक पर एडवोकेट नूरुलैन। एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बात यहीं से शुरू कर देता हूँ कि अभी 2 दिन पहले यहीं पर एक सभा हुई थी। तो यहीं पर अभी 2 दिन पहले एक सभा हुई थी। तो ग्राउंड है, चुनाव चल रहा है, राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, तो सभाएं होती रहती हैं और हर किसी को करना चाहिए, हक है और दस्तूर भी है। एक साहब चैलेंज कर रहे थे दुर्गावती जी के कार्यकाल को लेकर कि मैं चैलेंज करता हूं, कोई मेरे पास आए, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा, यानी कागजी सबूत उनके कामों का। तो मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब आपने चैलेंज किया, चैलेंज नहीं करना चाहिए, आप अपनी बात रखिए, चले जाइए। तो व्यक्तिगत मैं हमला नहीं करता, लेकिन जिस साहब ने, जिन्होंने ये चैलेंज किया था, वो जब गौ साहब शबाना खातून जब पहला चुनाव लड़ी थी तो वो दुर्गावती जी के साथ थे और दुर्गावती जी वो चुनाव जीती थी। फिर उसके बाद वो कभी दुर्गावती जी के साथ नहीं रहे और वो चैलेंज कर रहे थे, उनके उन कामों की तारीफ़ कर रहे थे जो दुर्गावती जी ने जीतने के बाद किया था। और उसके बाद वो कभी दुर्गावती जी के साथ नहीं रहे, गौस के साथ रहे। तो तारीफ अगर उन कामों की है तो आपने साथ क्यों छोड़ा था? सवाल पैदा, और चैलेंज आप उन कामों का कर रहे हैं। तो मसला ये है कि आपका कोई जाति गठबंधन जब किसी से हो जाता है तो आप उसका कौम से जोड़ देते हैं और कहते हैं इन्होंने ये काम किया। जब कुछ बिगड़ जाता है तो आप छोड़ देते हैं। तो जाति फायदे की बात करें ना। अगर उन कामों की वजह से दुर्गावती की तारीफ हो रही है तो आपको दुर्गावती जी को छोड़ना नहीं चाहिए था अगले चुनाव में। वो झूठ भी बोल रहा था मगर बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, लोग इसी तरह धोखे में आ जाते हैं। अच्छा, मैं उसी सभा की बतौर नूरुलैन या बतौर हाजी आरिफ, खुली हुई चीज़ है कि वो प्रस्तावक है, मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, मैं रईस का सपोर्टर हूँ और रईस नेता के साथ हूँ। लेकिन जब एप्लीकेशन आया इस ग्राउंड को परमिशन के लिए तो एक नियम है कि जो ग्राउंड हो उसका परमिशन चाहिए जहाँ आप सभा कर रहे हैं कि उनको आपत्ति नहीं है। तो बतौर मैनेजमेंट बॉडी हमने 1 सेकंड का टाइम नहीं लिया। हमने कहा हर किसी को अधिकार है, उसे करना चाहिए। हमने तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। देखिए, बतौर नूरुलैन, बतौर हाजी आरिफ उस सभा के हम समर्थन में नहीं थे जो परसों हुई, लेकिन बतौर मैनेजमेंट बॉडी हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि किसी के साथ पक्षपात ना हो। बतौर मैनेजमेंट बॉडी हमने पूरी ईमानदारी के साथ दिया, 1 सेकंड नहीं लिया। उनको एहसास है जिनको दिया। लेकिन जब मौजूदा चेयरमैन साहिबा चेयरमैन हुई तो उन्होंने बतौर चेयरमैन उनको ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था। बतौर ख़ानदान, बतौर ज़ात आप किसी का सपोर्ट करें, यही आपके पूरा बदगोती का मामला है। और प्रत्याशी के हम नाम रईस खां की एक ज़मीन घेरा है। रियाज और इम्तियाज़ 2 भाई हैं।
उनका मैटर है, मैं यहीं पर वो बात बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एक एप्लीकेशन जाता है हसन अस्करी साहब की तरफ से, उसको वो उनके नाम पूरा नक्शा पास करने की प्रक्रिया करते हैं, पता चलता है ऑब्जेक्शन दिया जाता है। और वो नक्शा पास कैसे होता है, जब कोई एप्लीकेशन जाता है तो चौहद्दीदारान को नोटिस जाती है और वार्ड के मेंबर को नोटिस जाती है। उस फाइल पर लिखा हुआ है कि वार्ड के मेंबर को तलाशा गया, नहीं मिला, इसलिए उसकी रिपोर्ट के बगैर नक्शा पास किया जा रहा है। और वो वार्ड मेंबर नहीं मिल रहा है जिसका नंबर आपके ऑफिस में लगा हुआ है। यह है आपका किरदार बतौर चेयरमैन। आप तो बतौर चेयरमैन भी बतौर जातिवादी निकले, खानदानवादी निकले। आप ईमानदारी से चेयरमैनी का भी हक अदा नहीं कर पाए और आप बात कौम की करते हैं। उस गरीब का वो घेरा और उस पर ईओ साहब ने कुछ दिन रोका। मेरी बात हुई ईओ साहब से तो वो कह रहे थे कि इसका इनके पास कुछ कागज़ है, लिखा पढ़ी है। तो मैंने कहा भाई दे दे, बात ख़त्म हो जाए। यहाँ से लखनऊ तक वो दौड़ते रहे, कोई कागज़ नहीं दिखा पाए कि उन्होंने कभी रईस खां मरहूम से लिया था, और बगैर किसी एविडेंस के आपने दे दिया। और वार्ड मेंबर को नोटिस नहीं गई, उसमें रिपोर्ट लगी है कि वार्ड मेंबर नहीं मिले घर पर। बताइए, अब सदस्य, वार्ड सदस्य नहीं मिल रहा है। गजब की कहानी है आपकी। ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। और आप इस बात को सच ही न समझ लीजिएगा, वो मेरी जान बहुत करता है। आप इस बात को सच ही न समझ लीजिएगा, वो मेरी जान बहुत करता है। और रईस साहब के बारे में मैं एक चीज़ कह दूँ, मुझे बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, टाइम भी कितना टाइम हुआ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना, टाइम भी देखना है। एक निज़ामुद्दीन नगर है, एक जिसे हम कहते हैं आज़ाद नगर, निसार नगर, लेकिन हम अपनी भाषा में खादिम टोला कहते हैं। चंद लोग थे, इधर के उधर के, मैं किसी की तरफ का नाम नहीं लेना चाहता। हमेशा आस्तीनें सरकती रहती, खसकती रहती थी, अजीब पॉलिटिक्स होती थी। नफरत, सिर्फ नफरत का बीज दोनों के बीच में बोया गया था। हमेशा जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इस तरह से हमेशा आस्तीनें सरकती रहती थी। वर्चस्व की लड़ाई होती थी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब से रईस खां का थोड़ा आना जाना ज़्यादा हुआ, रईस नेता का, अल्लाह का शुक्र है, अब यहाँ का लड़का फ़ोन करता है, खादिम टोले के लड़के 4 गाड़ी मोहब्बत में लेकर आते हैं, वहाँ के करते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। इस नफरत को मिटाना है, रईस नेता ने मिटाया और भी कुछ लोगों ने मिलजुल के मिटाया इसे। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार डरना तो नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। कहानी ये है। और पहला चुनाव हुआ यहीं पर, मेरे वालिद या मेरी फैमिली परवीन अशरफ साहब के साथ। परवीन अशरफ साहब पहला चुनाव लड़ रही है। अल्लाह जन्नत नसीब करे आली जनाब मोहतरम सैयद निज़ाम अशरफ साहब को, जिन्हें हम आप निज़ाम वकील साहब के नाम से जानते हैं। मर्द मुजाहिद आदमी थे। परवीन अशरफ साहब के समर्थन में प्रोग्राम कर रहे थे। मैं भी परवीन अशरफ के साथ था, मेरे वालिद मोहतरम, मेरी फैमिली भी थी। प्रचार कर रहे थे। हफीज़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हमारे ही मोहल्ले के, आप सब जानते हैं हफीज़ुल्लाह दादा को। उनके पास आए, वोट के लिए बात किया, कुछ हवाले दिए। मैं खड़ा था, हिलाल राना खड़े थे और भी चंद लोग खड़े थे। तो हफीज़ुल्लाह साहब ने एक बात कही, वो जुमला बाखुदा मैं आज तक नहीं भूल पाया। उन्होंने एक बात कही, कहा हज़रत, आपने जब कहा, जब जो फैसला लिया हमने कबूल कर लिया, हमेशा हम आपके साथ चलते रहे। आज पहली बार हम लोगों ने, हमारे लड़कों ने एक फैसला कर लिया है। अब कर लिया है तो आप भी निभा दीजिए, एक बार आप हमारे साथ आ जाइए, हम तो हमेशा आपके साथ रहते हैं।
न तब आए न अब आए, आखिर क्या दिक्कत है? गैर सैयद लीडर आपको कबूल ही नहीं हो रहा है। अगर एक सैयद से आपको तकलीफ है तो किसी और के साथ चले गए और किसी के साथ, गैर सैयद के साथ आप नहीं आए। ये क्या परेशानी है आपकी? अगर कल सीट ओबीसी हो गई, आज हमने एक पठान को पकड़ लिया, खड़ा कर दिया, ज़बरदस्ती लड़ा रहे हैं, आप उसको भी नहीं कबूल करते, आप उसी के साथ रहते। कुछ लोगों को अगर दिक्कत भी है तो किसी और के साथ चली गए। अगर कल ओबीसी हो गई, कोई जोलाहा कसाई कुजड़ा लड़ना भी चाहेगा, आप फिर दुर्गावती जी को इतना मजबूत कर रहे हैं कि ओबीसी पर भी फिर कोई नहीं लड़ पाएगा हम में से। क्यों नहीं आपको कबूल हो रहा है कोई? और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जब खुद लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, जब दूसरे लड़ते हैं तो फिर कहीं और चले जाते हैं। अरे जिनको हिंदू मुस्लिम करना था वो पाकिस्तान चले गए। अब हिंदू मुस्लिम, अच्छा हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान, अरे मुसलमान सिर्फ एक ही है क्या? अजीब कहानी, आपने अजीब माहौल बना रखा है, सिर्फ नफरत। कभी जोलाहा पठान में नफरत, कभी हिंदू मुस्लिम में नफरत। अरे मोहब्बत की बात करिए। आपके पास वही एक चीज़ नहीं है। आखिरी बात कहूँगा, कुछ लोग बाहुबली की बात करें। पहला चुनाव हुआ था जब दुर्गावती जी लड़ी थी, तब भी ये चीज़ हवा में तैर रही थी कि सुधार तो बाहुबली ही सकता है। उनके खिलाफ लाना था, तब भी बात हो रही थी कि मजबूत बाहुबली ही चाहिए। अब फिर कुछ लोग कह रहे हैं बाहुबली का जवाब तो बाहुबली ही देगा। अरे भैया, दुनिया में कभी नफरत ने नफरत को जीता है? आप नफरत को मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। बाहुबली के मुकाबले बाहुबली लाएंगे। आप नगर पंचायत को क्या बनाना चाहते हैं? जंग का मैदान, जंग का अड्डा। आप नफरत को मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। बाहुबली को शरीफ ही हरा सकता है। बाहुबली को बाहुबलू से हरवाओगे तो फुरेजी फैलेगी, जंग होगी, आपके हमारे लोग तबाह बर्बाद होंगे, मुकदमे लदेंगे। अंग्रेज़ों को, जुल्म को महात्मा गांधी ने अहिंसा से हराया था, हिंसा से नहीं। और अब बाहुबली के मुकाबले बाहुबली को ला रहे हैं। ये उनका फर्ज है। अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह। अभी बहुत ही बेबाक तरीके से एडवोकेट नूरुलैन साहब अपनी बातों को रख रहे थे। मैं चाहूँगा कि उन बातों पर और आप लोग गौर फिक्र करिए और आने वाली 11 तारीख का अपने मत का सही निर्णय करते हुए भाई रईस नेताजी को विजयी बनाने की कोशिश करिए और लड़का लड़की निशान पर अपना मत करिए। एडवोकेट नूरुलैन साहब की भाषण का जो चंद बातें हैं उनको मैं एक शेर में पिरोना चाहता हूँ। नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी, नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी कि वो करता रहा ना हक रफ्तारी हमारी। नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी कि वह करता रहा ना हक रफ्तारी हमारी। अंधेरे में रखा तो खामोशी से रखा, अंधेरे में रखा तो खामोशी से रखा, पर बेदार हो गई बेदारी हमारी, पर बेदार हो गई बेदारी हमारी। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं जनाब सलीम साहब को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और अपनी बातों को आप लोगों के दरमियान रखें। जनाब सलीम साहब। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल में मैंने कह रखा था लोगों से कि ये प्रोग्राम निज़ामुद्दीनपुर के लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, लिहाजा उन्हीं लोगों को यह हक बनता है कि अपने मोहल्ले में सभी लोगों के बीच में अपनी बात रखें और उन्हीं लोगों को मौका दिया जाए। मैंने नहीं चाहा कि मुझे बोलना पड़े,
सुफियान साहब को संचालन के लिए मैंने कहा। चंद लोग के बोलने के लिए इजाज़त थी, लेकिन लोगों के इसरार पे 10-5 मिनट बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे बराबर आप लोग सुनते रहते हैं, अक्सर बेशतर प्रोग्रामों में मैं खड़ा होता हूँ। मेरे नज़रियात, मेरे विचार सभी के सामने हैं, सब मुझसे वाकिफ़ हैं। दोस्तों, ये सियासी प्रोग्राम है, सियासी मंच है और इस वक्त सियासी संग्राम है। सभी प्रत्याशी और सभी प्रत्याशी के जितने भी फॉलोअर हैं वो सब अपने अपने प्रत्याशियों को बेहतर रूप में पेश कर रहे हैं जनता के सामने। जनता पूरी तरीके से सभी लोगों को देख चुकी है, पहचानती है, जानती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये अगर गलत फैसला होता है तो भी जनता की जिम्मेदारी बनती है और अगर सही फैसला लेती है तो भी जनता ही की जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा कौम और क़यादत ये दोनों का ताल्लुक़ ऐसा है कि जैसी कौम होती है उसी तरीके से क़यादत का इंतखाब होता है। अगर कोई आपका अवामी नुमाइंदा, अवामी प्रतिनिधि या चेयरमैन भ्रष्टाचार या गलत या करप्शन में लिप्त या तानाशाह चुना जाता है तो इसका मतलब कि आप उसको खुद चुनते हैं और बाद में आप शिकवा करते हैं। लिहाजा इसीलिए जिसे आप लोगों ने बार बार आजमा चुके हैं, सारी कारकर्दगी आप लोगों के सामने देखी जा चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने नज़रियात, अपने विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं तो मैं एक बात फिर कह दूं कि बार बार कोई आपके दरवाजे को दस्तक नहीं देगा कि जागो और उठो, हमारे साथ खड़े हो। जब भी समाज गलत राह पे जाता है, चंद लोग ले जाते हैं। अगर समाज को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो किसी भी दिशा को पकड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर कुछ लोग समाज को भ्रमित करके गलत दिशा देते हैं तो उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि उससे ज़्यादा लोग निकल करके उसको सही दिशा देने का काम करें। इसी तरीके से ये चुनावी माहौल होता है, तरह तरह की बातें लोग बीच में लेके आते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई दहशत जरवाता है, कोई लालच देता है, कोई अपने ताल्लुकात, अपने रिश्ते को बताता है, कोई मनोवैज्ञानिक दबाव देता है, कोई किसी की जलन और हसद की बुनियाद पर गलत रास्ते, गलत इंतखाब करता है। लिहाजा सोच समझ करके बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप लोग चंद दिन और बचे हैं, अपना मत का इस्तेमाल करें, अपनी वोट दें। मैं बिलखुसूस ये मंच रईस नेता के लिए सजाया गया है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके सामने तारुफ करा दूं। रईस नेता अभी तक कोई जिम्मेदारी पद पर इस नगर पंचायत में कोई काम नहीं किए हैं। पहली बार इससे पार भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार फिर वो दोबारा आपके बीच में मैदान में खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से उनका संघर्ष आपके सामने है कि जब भी समाज में कोई मसाइल पैदा हुए, जब भी कोई मसला पैदा हुआ, सामाजिक हो, सियासी हो या किसी का ज़ाती हो, किसी भी तरीके का मसला हो, वो सामने आते हैं और पूरी तरीके से निष्पक्ष और बगैर भेदभाव के, जात पात के, धर्मवाद के, सेकुलर मिजाजी के साथ वो सामने साथ में आदमी के खड़े होते हैं और इसका निपटारा और निवारण करते हैं। लिहाजा इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं किसी और चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, कितना बड़ा मसला आप लोगों के बीच में आया भी चंद साल भर के पहले कि आप देख लें कितना आप लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा, कितना उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। अगर ये बंदा साथ में ना खड़ा होता तो पता नहीं क्या नतीजा निकलता। लेकिन उसके बावजूद वही वजह थी कि लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जोश पैदा हुआ कि नहीं, हम रईस नेता को अब की बार लड़ाएंगे और अपने नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएंगे ताकि सही तरीके से टाउन एरिया का काम हो और उसमें जो गलतियां होती हैं, जो करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचारी होती है, उसको समाप्त किया जाए। आज निज़ामुद्दीनपुर का नाम लेकर के रईस नेता तमाम मंच में और सभा में कह चुके हैं कि मुझे निज़ामुद्दीनपुर वालों ने पूरी तरीके से ज़बरदस्ती और ज़ोर दे करके, इसरार करके मुझे खड़ा किया। मैं उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के हौसले पे मैं खड़ा हुआ हूँ। लिहाजा अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप
किसी को मायूस करते हैं या अपने मोहल्ले की या अपने लोगों की ज़बान की लाज रखते हैं, अपनी ज़बान की लाज रखते हैं, याद रख लीजिए हर आदमी में होता है 3 आदमी, कि एक दिमाग में होता है, एक ज़बान पे होता है, एक दिल में होता है। जब तूफ़ान आता है सारे लोग भागते हैं, लेकिन जो साथी होते हैं वो हाथ पकड़ के भागते हैं, जो अवसरवादी होते हैं हाथ छोड़ के अपनी दिशा बदल लेते हैं। लिहाजा ये इलेक्शन पूरी तरीके से भ्रमित हो रहा है। आप लोग की जिम्मेदारी है, ये संगठन नहीं लड़ा रहा है, ये निर्दल प्रत्याशी हैं, जनता लड़ा रही है और जनता लड़ भी रही है। लिहाजा जनता ही की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को बनाए रखें और रईस नेता के फेवर में माहौल को बनाएं और वोट के दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ घर घर से सारी एक एक वोट को निकलवाएं, अपने घर में अपनी महिलाओं को भी बताएं, किसी तरीके से बहकावे फुसलावे में ना आएँ और वोट दे करके इनको कामयाब बना करके इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वरना आज अगर आप मायूस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद रईस नेता कभी मैदान में टाउन एरिया के नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मंच में कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं चुनाव टाउन एरिया का नहीं लड़ूंगा, बड़ा इलेक्शन तो लड़ूंगा लेकिन ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसलिए कि इतने कचड़ पचड़ के माहौल में एक आदमी जिसके पास खुद सारी चीज़ें सारा सक्षम है, कौन सा चेयरमैन ऐसा है कि चौसा में, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, इस पर्सनालिटी है इस समाज के अंदर में कि जो काम कर सकता और इस नेता नहीं कर सकते, सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। इनके वहाँ 10-20 लोग हर समाज के हर धर्म के आते हैं और अपना काम करवा करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समाज इनको नहीं स्वीकारता तो मैं एक बात बता दूं, ये ज़र्फ भी इनके अंदर है कि अखलाकी जिम्मेदारी को लेते हुए ये हमेशा के लिए टाउन एरिया का इलेक्शन त्याग देंगे। ये अवसरवादी नहीं है, ये मफाद परस्त नहीं, ज़बरदस्ती ही मैं विराजमान बैठूंगा, ये प्रजा नहीं समझते जनता को, आज़ाद छोड़ देंगे, जाओ जो भी फैसला लो तुम्हारे, ये आप खुद को तो सहेज लेंगे, लेकिन जब आपकी दिशा पकड़ेगी तो ये देख करके दुनिया हंसेगी कि जैसा आपने किया वैसा आपने भरा। इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करते हुए रईस नेता को आह्वान करने को आएँ और अपनी जनता के सामने विचारों को रखें। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जनाब सलीम साहब आप लोग के भी दरमियान अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद मैं जनाब अशफाक साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। ये हुजूम, ये भीड़ देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई आप लोग रईस नेता में, चेयरमैन में रईस नेता को देख रहे हैं और जिस उम्मीद पे आप लोग आए हुए हैं, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि रईस नेता इसी उम्मीद पे, आपकी उम्मीद पे ये खरे उतरेंगे, आपके हर दुख दर्द में। और इनके भी कोई ना ऊंच है, ना नीच है, ना अमीर है, ना गरीब है, ये सारे लोगों की एक साथ बात सुनते हैं और हत्तल इम्कान जो भी कोशिश होती है, जहाँ तक होती है, ये पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हर एक के साथ कांधे से कांधा मिला करके चलते हैं और इनके लिए आप लोग लड़की लड़का निशान पे भारी से भारी मोहर लगा करके और इन्हें विजयी बनाएं, कामयाब बनाएं, ताकि इनकी जीत, ये आवाम की जीत होगी। इनसे जो भी है आपको उम्मीद है, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पे ये भरपूर खरे उतरेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब अशफाक साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों से रईस नेता के लिए जो चुनाव चिन्ह लड़की लड़का है उनके लिए अपना सहयोग मांग रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, अब मैं खुद प्रत्याशी रईस नेताजी को आवाज़ देना चाहता हूँ कुछ चंद अशारों से कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। हम मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का, जितने यहाँ आए हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आज उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, इसलिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, अभी
शकील साहब कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं चुनाव लड़िए। मैं आज आप लोगों के बीच में कसम खा करके ये कहता हूँ कि कसम खुदा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। और ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले निज़ामुद्दीनपुर के लोगों ने ही मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया कि आपको चुनाव लड़ना है, वरना आप लोगों को पता है कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ रहा था। पूरे विधानसभा में मेरी होर्डिंग बैनर लग चुकी थी। 42 मिनट तक मेरी अखिलेश यादव से बात हुई और उन्होंने यही कहा कि इतने मुसलमान हो चुके हैं इसलिए कि मैं हिंदू को एक टिकट दे रहा हूँ, जिसमें राम मूर्ति वर्मा को टिकट दे दिया और उन्होंने कहा कि आप जाकर के चुनाव लड़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, कहीं न कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। सारा मुसलमान इस ताक में लगा हुआ है, इस फिराक में लगा हुआ है कि हो सकता है समाजवादी की सरकार बन जाए तो कुछ मुसलमानों का भला हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा वोट तो मुसलमान अब कभी नहीं दे सकता समाजवादी को। जिस हैसियत में मुसलमान ने समाजवादी को वोट दिया है, इससे ज़्यादा तो मुसलमान वोट नहीं दे सकता। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में अब समाजवादी पार्टी कोई सरकार बना सकती है, मुझे नहीं लगता। मैं वहाँ से आने के बाद इसी जगह पर राम मूर्ति वर्मा का तन मन धन से स्वागत करते हुए और उनको पूरी तरीके से चुनाव लड़ाया। आज वही राम मूर्ति वर्मा मेरे खिलाफ आकर के समाजवादी के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब आप बताइए, 15 साल तक जो आदमी चेयरमैन रहा हो, 15 साल तक वो आदमी चेयरमैन रहा, 18 साल तक जेल में रहा और जेल में रहते हुए आप ये बताइए समाजवादी का कितना मेंबर उन्होंने बनाया था, जो 35 वोट के आदमियों को जो है उन्होंने टिकट दे दिया। ना फैजान को टिकट दिया, ना मुसाफ को टिकट दिया, ना रईस को टिकट दिया। या किसी भी मुसलमान को दे देता। आज भी किसी मुसलमान को अगर वो समर्थन दे दे, इसी मंच से मैं बैठ जाऊँगा, इसी मंच से मैं बैठूंगा। आज भी किसी मुसलमान को समाजवादी पार्टी अगर समर्थन दे दे, मैं कसम खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मंच से आज के दिन अभी इसी वक्त उसका मैं समर्थन करूंगा और यहीं बैठ जाऊंगा। और मैं सिर्फ लड़ने आया हूँ। तो निज़ामुद्दीनपुर के लोगों ने जो मुझसे कहा था कि यहाँ आपकी ज़रूरत है, आपके बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन लोगों से नहीं हल हो सकती, इसलिए मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया था। आप बताइए, जब आप विधानसभा का अध्यक्ष आपका होगा, अध्यक्ष आपका होगा, मुख्यमंत्री आपका होगा, तो हमको क्या आपने बधुआ मजदूर समझ रखा है? हमको आपने बधुआ मजदूर समझ रखा है कि चाहे जिसको ला करके आप दे देंगे हम उसको वोट देना चालू कर देंगे? हम किससे टिकट मांगेंगे? हमारा तो भविष्य खतरे में है। आप ही अगर सारा चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमारी कौम के लोग कब चुनाव लड़ेंगे? भाई हमारी कौम के चाहे वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, वो कब लड़ेगा? जब सब में आप लड़ेंगे। तो अगड़ा होगा तब भी पर आप आकर के लड़ेंगे और पिछड़ा होगा तब भी पर आप आकर के चुनाव लड़ेंगे, तो हम कब लड़ेंगे? भाई मुसाफ को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? रईस को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? या और सारे मुसलमान थे उनमें से क्यों नहीं दिया? या एक टिकट जो है दस्तगीर यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे ही फैजान ने आवेदन टिकट के लिए किया है मैं वहाँ बैठ गया। मैंने कहा मैं आवेदन नहीं करूँगा। अगर मैं आवेदन समाजवादी पार्टी से आज कर दूँगा तो कल यही कह करके मेरा टिकट काट दिया जाएगा कि 2 मुसलमान हो गए थे, लेकिन एक ही मुसलमान पर काट दिया गया तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। और नगर पंचायत का चेयरमैन लड़ने आए हैं, हार करके आए हैं, चौथी बार हार करके बैठे थे, चौथी बार चुनाव हार करके बैठे थे। 18 साल जेल में रहे। किसके वहाँ न्योता गए? किसके वहाँ मट्टी में गए? कहीं गए कि समाजवादी का कब उन्होंने मेंबर बना दिया कि समाजवादी ने उनको जो है सेहरा बांध दिया और हम लोगों को नाकार दिया? कब बनाया था? और रही बात यह कि चेयरमैन रहते हुए दुर्गावती यादव ने यही जो है सरदार नगर में पानी की टंकी बनी हुई है, इन्होंने टैक्स भी लगा दिया और टैक्स लगाते हुए इन्होंने 50 लाख रुपए का कमीशन लेते हुए पानी की टंकी का हैंडओवर कर लिया और हैंडओवर करते हुए इन्होंने जल निगम को जो है वापस कर दिया। आज तक टैक्स में
पानी मेंशन है, हाउस टैक्स में पानी मेंशन है। आज तक जो है किसी के घर में एक बूंद का पानी नहीं गया। अगर आप लोगों ने मुझको जिताया और मैं जीत करके आया तो सबसे पहले पानी का टैक्स उसमें से निकाल करके टैक्स वसूलूंगा। दूसरी बात, हाउस टैक्स लगे हुए हैं। हाउस टैक्स पे दस्तगीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दस्तगीर को भी पता है हर रूम पर 1000 रुपया पर रूम लगा हुआ था। दस्तगीर के एप्लीकेशन पे हम लोगों ने विरोध करवाया और उस विरोध का आलम यह है कि उसके बाद भी नहीं लोग कहते थे कि ये डीएम का आदेश है, ये किसी तरीके से नहीं कट सकता। लेकिन दस्तगीर साहब यहाँ बैठे हुए बताएं कि कटा कि नहीं कटा। और जो टैक्स बकाया हुआ है, ये आम जनता, भोली भाली जनता का जो टैक्स बकाया है, मेरे आने पर 50% वो टैक्स भी माफ करूंगा। दूसरी बात, वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन दोनों ने मिल करके ई रिक्शा पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री है, ना कि पूरे भारत में फ्री है। पूरे भारत में फ्री है, लेकिन इन लोगों ने प्रस्ताव करके पैसा ले करके ई रिक्शे पे टैक्स लगा दिया। आज 60 रुपया ई रिक्शे वाले टैक्स दे रहे हैं। आने के बाद मेरे पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर से एक बात और इस बीच में बता दूं कि मैं निज़ामुद्दीनपुर में 30 से 35 साल से प्रतिदिन आता हूँ। अगर बीमार रहा या कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहा तो शायद मैं आता ना आया हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके भरोसे, आपके बल पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने ससम्मान तरीके से इज्जत दिया, वोट दिया, तो शायद मैं चुनाव लड़ूं, वरना ये अहम कर लेता, ये अहद कर दिया है मैंने कि आज के बाद चुनाव भी, चेयरमैनी का चुनाव तो कतई नहीं लड़ूंगा। ये पक्की बिल्कुल बात है। सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना जो भी आपका अपना काम है मुझसे काम लीजिए। और रही बात आने जाने की, आप वोट देंगे तब भी पर रईस नेता आएंगे, नहीं वोट देंगे तब भी पर रईस नेता आएंगे। जिस लायक हूँ, जिंदा हूँ, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता रहूँगा। आपकी छोटी बड़ी समस्याओं की लड़ाई लड़ता रहूँगा। वो चाहे कोई माफिया हो, चाहे कोई गुंडा और बदमाश हो। ऐसे लोगों को, ऐसी भी बात नहीं है, बहुत सारे माफियाएं हैं, ऐसे माफियाओं को मैं अपनी जूती पे भी रखता हूँ। रही बात, आप लोगों ने देखा होगा कब्रिस्तान की बात आती है तो कब्रिस्तान की लड़ाई मैंने हमेशा हर अधिकारी से और सारे लोगों ने हर अधिकारी से कहा, यह रईस नेता की लड़ाई नहीं है, ये शकील की लड़ाई नहीं है, ये सलीम की लड़ाई नहीं है, ये दस्तगीर की लड़ाई नहीं है, ये आवाम की लड़ाई है। पूरा अधिकारी आज तक ये पूछता रहा कि ये आवाम है कौन। उसके समझी में नहीं आया कि आवाम है कौन। और वो लड़ाई पूरी आवाम ने मिल करके लड़ा है, उसके साथ मैं भी लड़ा हूँ। और जो लोग हड़पना चाहते थे, ना हो वो हमारे साथ जिंदा रहते हैं, ना हमारे साथ मुर्दा रहते हैं। और मंच पे आते हैं तो खिदमत खल्क की बात करते हैं, और कब्रिस्तान में जाते हैं तो हड़पने की बात करते हैं। कब्रिस्तान में जाते हैं तो हड़पने की बात करते हैं, और मंच पे आते हैं खिदमत खल्क की बात करते हैं। वो लोग बात करेंगे जिन्होंने पूरी आवाम से निःशुल्क योजना थी। बताओ, यहाँ कम से कम 60 लोग बैठे होंगे कि 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है, जिसमें 1 रुपया नहीं लगता है। ये बैठे हुए हैं लोग। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मंच से कह रहा हूँ, जूते उतार लेना। 100 अरे वहाँ भी लिया हो तो बात एक ही है। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, 20-20 हज़ार रुपया दिया। पूरे नगर पंचायत में 152 आदमी से 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है। और बसखारी जब ये लोग पहुँचे तो किसी से 30 हज़ार और किसी से 50 हज़ार रुपया तक लिया गया। ये बात करेंगे खिदमत खल्क की। कब्रिस्तान की ये हालत है कि पूरी आवाम ने लड़ाई लड़ी है। पूरी आवाम ने लड़ाई लड़के आपको जब थमा दिया कि आप इसकी देख रेख करिए, तो देख रेख का जवाब इन्होंने क्या दिया है कि जब वक्त पड़ा चमन को तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं।
तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करके, चूँकि समय हो चुका है, 3 मिनट मात्र बचा है मेरे ख्याल से, 8 बजे तक परमिशन है, 8 बजे तक परमिशन है शायद। बहरहाल ये है कि कुल मिला करके मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन इल्तिजा करता हूँ कि आप लोगों के बदौलत मैं खड़े हुआ हूँ। एक एक वोट दे करके आप लोग मेरा नहीं अपना भी सम्मान बचा लीजिए, क्योंकि मैंने हर जगह निजामुद्दीनपुर का नाम लेते हुए अपने आप को खड़ा किया, क्योंकि मैंने शुरू से कहा कि मेरा लड़ने का मूड नहीं है, मेरा लड़ने का विचार नहीं है। मैं जब भी अब लड़ूंगा तो कोई बड़ा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन निजामुद्दीनपुर के लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो मैंने ना अपना पैसा देखा, ना अपनी मेहनत देखा, ना अपनी बीमारी देखा। मैं अभी 10 दिन पहले यम्स से लौट करके आया हूँ, पूरी जांच पड़ताल करवा करके दवा ले करके मुझे इन्फेक्शन हो गया था, सारे लोगों को लगभग पता है। मैं यम्स से लौटा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके बीच में दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी मेहनत नहीं हो, आपकी मेहनत सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और नगर पंचायत को भय मुक्त किया जाए। क्योंकि नगर पंचायत भय मुक्त नहीं है, इसलिए कि वहाँ कोई जाता है तो 15-30 रुपए की नकल 60 रुपया ले लिया जाता है, ये कह करके कि अभी नकल दिया जाएगा, और उसे 3 दिन में दिया जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं जीतने के बाद आया, उसी दिन नकल आपको नहीं मिली, तीसरे दिन अगर नकल दी गई तो फिर ही नकल दी जाएगी, और जिस अधिकारी ने नहीं दिया था उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, हर हालत में उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और रही बात यह कि 1 नंबर भी नगर पंचायत का वो जन जन तक पहुंचा दिया जाएगा। वो चाहे तो अपने मोबाइल से ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये नंबर नगर पंचायत से जीतने के बाद शाया कर दूंगा। अब रही बात ये कि मैं फिर दोबारा आपसे यही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगर मैं कामयाब हुआ तो आपके दुख दर्द जब जहां आप चाहेंगे मुझे खड़ा कर सकते हैं। मुझे वैसे भी मेरी आदत जो है, सुबह निकल करके जो है, चाहे वो अनवर बैठे हों, हकीम बैठे हो, कोई बैठे, मैं तो सारे लोगों का नाम बता सकता हूं। अगर वो प्रत्याशी इतने लोगों का नाम गिना दे, जितने लोगों को मैं इस मन से नाम गिना दूंगा, निजामुद्दीनपुर के लोग हों या खादिम टोले के लोग हों या पश्चिम तरफ में, अगर वो नाम गिना दे तो मैं आज बैठने को तैयार हूँ। उनके बस का नाम नहीं गिनाना है। आज तो आप जो है उनको वोट दे देंगे, कल दरवाजे पे कुत्ता भूकेगा, कल गेट बंद रहेगा। पता ये चला कि साहब बम्बई हैं, गुजरात हैं, दिल्ली हैं, नहा रहे हैं, बाथरूम में हैं, 11 बज जाएगा, आपको मिल नहीं पाएंगे। आप आज कंधे पे हाथ रख करके वो आपको मिसाल देंगे, एग्जाम्पल देंगे कि आप मेरे साथ जो है खाना खाते थे, पढ़ते थे, लेकिन ये 5 साल उसके बाद नहीं आते। 5 साल ये चीज़ें नहीं बताते हो कि मैं किसके साथ पढ़ रहा था, किससे मुझे मिलना चाहिए। तो मैं आज, चूँकि मैं थोड़ा सा तबीयत भी मेरी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग लड़की लड़का के निशान पर वोट दे करके पूरी अपनी ताकत के साथ, और जो मोहल्ले में नहीं भी देना चाहते उनसे भी आप रिक्वेस्ट करिए कि वो मुझको वोट दें, क्योंकि मैंने किसी का कुछ लिया नहीं है। अगर दिया नहीं है तो मैंने कुछ लिया भी नहीं है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अगर किसी का कोई भी बता दे आकर के 1 फुट ज़मीन लिया है, ये 10-5 हज़ार रुपया बाकी है, इसी स्टेज पे उसको वापस करूँगा। तो अगर किसी का मैंने कुछ नहीं लिया है तो आज सभी लोगों के साथ, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी वार्ड के लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन ये है कि कम से कम वोट के ज़रिए मुझे आज इज़्ज़त दे दें, वोट के ज़रिए आज मुझे इज़्ज़त दे दें, ताकि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूं और कहने लायक रहूं, ताकि मैं दोबारा चुनाव लड़ने के लायक रहूं आप लोगों के कहने की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम। रईस नेता जिंदाबाद, रईस नेता जिंदाबाद, सबको देखा बार बार। बैठे रहिए, बैठे रहिए।
अभी आप लोग बैठे रहिए 2 मिनट के लिए, आप लोग और बैठे रहिए 2 मिनट के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि एडवोकेट नुरुलैन साहब, अशफाक साहब, सलीम साहब और खुद प्रत्याशी रईस नेता ने अपनी बातों को आपके दरमियान रखा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर गौर फिक्र करिए और आने वाली 11 तारीख को बहुमत के साथ वोट डालकर, लड़की लड़का निशान पर वोट डालकर इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें और सैयदवाद, यादववाद और संघवाद को उखाड़ फेंकने का काम करें। इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जनाब सलीम साहब का इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल इब्राहिम अंसारी पर डाला गया है और ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो उस यूट्यूब चैनल पर डलेगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उस प्रोग्राम को देखिए। जनाब सलीम साहब का इंटरव्यू यूट्यूब इब्राहिम अंसारी पर डला हुआ है। और मैं चाहूँगा सलीम साहब हैं, ठीक है, बस आप लोग अब जा सकते हैं और सोचिएगा, समझिएगा, आने वाली 11 तारीख को लड़की लड़का निशान पर अपना मत डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये सभा का समापन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपना समय दिया और इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। कहाँ तरह वाले